वेलकम बैक टू स्टूडेंट स्पार्क। आज हमारी इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिकर्जन। रिकर्जन होता क्या है? रिकर्जन बेसिकली फंक्शन का ही दूसरा टाइप होता है। मतलब एक तरीके से ये फंक्शन ही होते हैं। ये क्या करते हैं? जब हमारा एक ही फंक्शन खुद को कॉल करता है, इस प्रोसेस को हम रिकर्जन कहते हैं। मतलब एक फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसको हम कहेंगे रिकर्जन। अब ये खुद को कॉल क्यों करता है? ये खुद को कॉल इसलिए करता है, मान लीजिए हमारी एक प्रॉब्लम है जिसका बहुत बड़ा साइज है, यानी बिग साइज की हमारी प्रॉब्लम है। जैसे ही वो खुद को एक बार कॉल करेगा, वो उस प्रॉब्लम को क्या कर रहा होगा, स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा होगा। यानी प्रॉब्लम को एक बार उसने कॉल किया तो उसने प्रॉब्लम को डिवाइड करा 2 पार्ट्स के अंदर। पहला हो गया, एक दूसरा हो गया। देन जब वो थर्ड टाइम खुद को कॉल करेगा, फिर ये क्या कर रहा होगा, 2 से 3 सब पार्ट उसके बना रहा होगा। ऐसे ही करते-करते वो एक बड़ी प्रॉब्लम को, यानी अगर एक मान लीजिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, देन उनको सॉल्व करेगा। इससे क्या होगा, इससे हमें ज़्यादा बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा और एफिशिएंट वे है किसी भी बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब रिकर्जन की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास फंक्शन भी है, जो कि हमने बात करा है, फंक्शन ही एक फंक्शन का टाइप होता है। तो अगर ये फंक्शन ही है, तो हमें फिर रिकर्जन की यूज़ क्यों पड़ी? बेसिकली रिकर्जन हमारा तब यूज़ होता है जब प्रॉब्लम रिपीट हो रही हो। यानी जब प्रॉब्लम हमारी रिपीटेड होती है, उस कंडीशन के अंदर हम रिकर्जन को यूज़ करते हैं। और अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, तो एग्ज़ाम्पल्स में क्या आते हैं हमारे? एक तो फैक्टोरियल, कि हम फैक्टोरियल जब भी कैलकुलेट करते हैं, तो हम हमेशा, ऐसा नहीं है कि फंक्शन से इस यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन फंक्शन में के अंदर क्या है, वो बहुत लेंथी बैठ जाता है। इस वजह से हम फैक्टोरियल के लिए क्या यूज़ करते हैं अपना, रिकर्जन। एक फिबोनाची सीरीज़ हो गई। फिबोनाची सीरीज़ का मतलब होता है, जैसे कोई भी नंबर है, यानी ये सीरीज़ ऐसी होगी, कहने का मतलब है 0, 1, 1। इसका मतलब है कि जो लास्ट 2 डिजिट होंगे, उनका सम जो है वो एक थर्ड डिजिट होगी। जैसे 0, 1, 1। अगर 0, 1 का अगर एडिशन देखें तो क्या है 1, 1, 1 का एडिशन देखें तो क्या है 2, 2, 1 का एडिशन देखें तो क्या है 3, 3, 2 का एडिशन क्या है 4। ऐसे ही ये फॉलो करती जाती है। अगर हम इसमें देखें कि एक कॉमन जो है, कॉमन रूल फॉलो हो रहा है क्या, कि लास्ट 2 डिजिट का सम जो होगा वो नेक्स्ट डिजिट होगी। लास्ट 2 डिजिट का सम क्या होगा, वो एक नेक्स्ट डिजिट होगी। जैसे 1, 1 का 2 है, 2, 1 का 3, 3, 2 का 5। तो इन क्वेश्चन को हम इस लेक्चर के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। अगर मैं रिकर्जन के कंपोनेंट्स की बात करूं, तो रिकर्जन के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो हमारी बेस कंडीशन, एक हमारी रिकर्जन कोड। हमने कहा कि एक ही फंक्शन खुद ही को कॉल करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर बेस कंडीशन नहीं होगी, बेस कंडीशन मतलब ये एक कंडीशन होगी जो कि प्रोग्राम को स्टॉप करेगी, रिकर्जन को स्टॉप करेगी। अगर ये बेस कंडीशन ना हो, तो जो हमारा रिकर्जन है वो खुद ही को इतने टाइम्स कॉल लगा देगा, इतने टाइम्स कॉल लगा देगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं। वो पहुंच जाएगा किसमें, इनफाइनाइट लूप में। इनफाइनाइट लूप का मतलब वो खुद ही को ही कई बार कॉल लगाता रहेगा और हमारा जो मेमोरी का स्टैक है वो फुल हो जाएगा। स्टैक क्या होता है, इसको भी बाद में पढ़ेंगे। अगला होता है रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल मतलब फंक्शन कॉल इटसेल्फ, वो खुद ही को ही कॉल करेगा, रिड्यूस द प्रॉब्लम सॉल्व साइज। जैसे कि मैंने बताया, जैसे वो एक बार खुद को कॉल करेगा तो प्रॉब्लम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। सेकंड टाइम अपने आप को कॉल करेगा तो प्रॉब्लम को डिवाइड कर देगा 3 पार्ट्स के अंदर। जैसे क्या लिख रखा है, विदाउट बेस कंडीशन इनफाइनाइट रिकर्शन, यानी स्टैक ओवरफ्लो, मेमोरी फुल हो जाएगी। तो बेस कंडीशन जो है ये मैंडेटरी है किसी भी रिकर्जन के अंदर, और इसी को ही हम बहुत बार भूलेंगे शुरू में प्रोग्राम बनाते हुए, तो इसका ध्यान रखना। अगर हम सिंटैक्स की बात करें, तो मैंने क्या कहा, ये एक फंक्शन का ही टाइप है, मतलब फंक्शन का ही एक रूप है। तो फंक्शन की तरह ही इसमें एक पहले रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का नाम होगा, फिर उसके अंदर पैरामीटर्स होंगे। देन फिर हम बताएंगे बेस कंडीशन। इफ ब्रैकेट के अंदर अपनी बेस कंडीशन लेंगे, रिटर्न करेंगे वैल्यू। अगर ये कंडीशन होती है तो आप रिटर्न कर दो इस वैल्यू को। इसका मतलब है कि प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा एक वैल्यू को रिटर्न करके। अगर ऐसा नहीं है, जब तक बेस कंडीशन मैच नहीं होती, तब तक आप एल्स वाले ब्लॉक को रन करते रहो। अब क्या हो, यहाँ पर बेस कंडीशन ना हो, क्या हो, बेस कंडीशन ना हो, तो वो क्या होगा, हर बार फंक्शन रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ काम। ये फिर क्या है, फंक्शन नेम जो कि यही है, ठीक है, खुद को ही क्या करेगा, कॉल लगा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने पैरेंथेसिस लगा रखे हैं। और पैरामीटर्स अंदर एक बार ध्यान रखना, जब भी हम रिकर्जन यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हम इस फंक्शन के साथ ही खेलेंगे। फंक्शन का नाम सेम होगा, लेकिन चेंज किसमें करना होगा, पैरामीटर्स के अंदर। जैसे n है तो हो सकता है कि जगह n माइनस हम 1 कर दें, फैक्टोरियल निकालने के लिए n इंटू n माइनस 1 कर दें। तो हम क्या है, बेसिकली पैरामीटर्स के साथ इसमें खेल रहे होंगे। तो स्लाइड हमारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब अपने कोड एडिटर के अंदर हम आ चुके हैं, वीएस कोड के अंदर। यहाँ हमने rack.c नाम की एक फाइल बना रखी है। पहले इस फाइल के अंदर हम इंक्लूड करेंगे अपनी हेडर फाइल, टीटीओ डॉट, ठीक है जी। हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है, यहाँ पर गैप बना देते हैं, क्या है गैप बनाओ नहीं। तो उसके बाद हम करते हैं अपना मेन फंक्शन।
क्योंकि जितना भी एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा और ये रिटर्न करेगा 0। रिटर्न 0 क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है वो एक इंटीजर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? एक इंटीजर वैल्यू जो कि हमने 0 रख रखी है, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। ये बताती है हमारे कंपाइलर को कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, जब हम रिटर्न 0 तक आए। अब मैंने बताया रिकर्जन एक तरीके से फंक्शन है, तो अब हम निकालने वाले हैं फैक्टोरियल किसी भी नंबर का। तो सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इंट, क्योंकि रिटर्न टाइप हम इंट रखेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल जो वैल्यू होती है वो एक इंटीजर टाइप होती है, फ्लोट टाइप नहीं होती, पॉइंट डेसिमल में वैल्यू नहीं आती, वो इंटीजर में आती है। इंट फैक्ट, उसके अंदर पैरामीटर जो पास होगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ हमने कंपाइलर को बता दिया है कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं फैक्ट नाम का, जिसका रिटर्न टाइप इंट है और उसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है वो भी इंट है। अगर हम ध्यान से सोचें तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? मान लीजिए फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं 5 का, तो कैसे आंसर आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम एक कॉमन पैटर्न देखें इसके अंदर क्या हो रहा है? जैसे यहाँ देखें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, यहाँ क्या हो रहा है? मान लीजिए हम 5 को मान लेते हैं n, 5 को मान लीजिए n, तो हर बार क्या हो रहा है? n की मल्टीप्लाई हो रही है n माइनस 1 के, n की मल्टीप्लाई किस में हो रही है? n माइनस 1 के अंदर। तो हम क्या करेंगे? हर बार अपने फंक्शन को कॉल लगाएंगे n माइनस 1 के लिए। वो कैसे करेंगे अभी धीरे धीरे समझ में आए, क्योंकि मैंने बताया था कि हमें रिकर्जन के अंदर सिर्फ पैरामीटर्स के साथ ही खेलना होता है। तो यहाँ पर अपना फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन क्या है? फैक्टोरियल, और इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे इंट n। तो अब क्या होगा? सबसे पहले आएगी हमारी बेस कंडीशन। क्या आएगी? बेस कंडीशन क्या करेगी? ये बताएगी कि कहाँ हमारा जो रिकर्जन फंक्शन है वो स्टॉप होगा। तो कहाँ? हमें एक कॉमन फैक्टर पता है कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, क्या रिटर्न होगा? केवल 1। इफ n डबल इक्वल, हमें पता है 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होता है, तो रिटर्न करा दो आप 1। ठीक है, ये हमारी बेस कंडीशन होगी। बेस कंडीशन किस लिए होती है? प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, रिकर्जन को स्टॉप करने के लिए। इफ अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 कर दो, वरना तुम क्या करो? तुम रिटर्न करो, रिटर्न क्या करो? जो n है, n के अंदर हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है? n माइनस 1 की। तो इसके लिए हम फैक्टोरियल को कॉल लगाएंगे n माइनस 1 के लिए। किसके लिए? n माइनस 1 के लिए कॉल लगाएंगे हम n माइनस 1 के लिए। अब देखो इसमें क्या हुआ? फैक्टोरियल n है, मान लीजिए यहाँ 6 वैल्यू हमने पास की, तो कंडीशन के अंदर चेक हुई क्या n की वैल्यू 6 है इक्वल टू, कहने का मतलब है n की वैल्यू क्या 1 है? नहीं है। तो क्या करो? रिटर्न करा दो n इंटू फैक्ट n माइनस 1। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6। अब इसने किसके लिए कॉल लगाया? n माइनस 1 यानी 5 के लिए। तो n में किसकी मल्टीप्लाई होगी? 5 की। अब n की वैल्यू क्या है? बेसिकली 5 है। फिर 5 के बाद चेक करेगा क्या n की वैल्यू 1 है? नहीं। तो क्या करेगा? 5 में मल्टीप्लाई करा दो n माइनस 1। n माइनस 1 क्या? 4 के लिए। तो ऐसे ऐसे क्या है, एक एक पैरामीटर घटाता जाए, कब तक? जब तक n की वैल्यू 1 नहीं होती। जैसे 1 हो जाएगी वो रिटर्न क्या कर देगा? 1। अब इसको अगर हम मेन फंक्शन के अंदर लिखें तो इंट n इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 6। ठीक है, और फंक्शन कॉल लगाएंगे हम किसी इंटीजर s के अंदर, अपने फंक्शन को करा लेते हैं स्टोर। n के लिए हम कॉल लगाएंगे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, तो इस वजह से हमें मेन फंक्शन के अंदर क्या करना होगा? प्रिंट करवाना होगा अपना, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है? परसेंटेज t कॉमा s। रिटर्न टाइप जो है वो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएगा। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस n के लिए हम कॉल लगाएंगे। वैल्यू क्या आएगी? 720। अब कुछ लोग कहेंगे कैलकुलेशन नहीं हो रही है आपको, तो एक काम करते हैं, अब n की वैल्यू रखते हैं हम 1 रखेंगे तो रिटर्न हुआ हमारा 1। अगर हम रखें 2 आई, अगर हम रखें 3 तो हमें पता है 6 आनी चाहिए 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा वर्क करता है। एक बार इसकी वर्किंग को हम देख लेते हैं। वर्किंग क्या हुई? हमने एक रिकर्जन का फंक्शन बनाया इंट फैक्ट नाम का, जिसको हमने कंपाइलर को बताया कि इंट फैक्ट नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम पैरामीटर जो लेंगे, एक पैरामीटर लेंगे किस टाइप का? इंटीजर टाइप। तो अगर हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आए तो सबसे पहले ये आपको पता है कि पैरामीटर पास होगा जो है ये हमारे करली ब्रेसिस जो है, करली ब्रेसिस के अंदर सब कुछ जो है वो हो रहा है। कैसे हो रहा है? सबसे पहले हमें पता है बेस कंडीशन लिखी जाएगी।
बेस कंडीशन क्या है, जैसे ही n की वैल्यू 1 हो जाए 1 रिटर्न कर दो। अब इसमें क्या है, ठीक है, अब अगर हम 0 डाल दें तो क्या होगा, int n इज इक्वल टू डाल दें हम 0, कोड एग्जिट, क्योंकि 0 के लिए कोई कंडीशन पास ही नहीं करी हमने। तो अगर हम बात करें इसकी बेस कंडीशन की, तो बेस कंडीशन कहती है कि लूप कब स्टॉप करना है, लूप स्टॉप करना है जब n की वैल्यू 1 हो जाए, तो ये स्टॉप कर देगा। वरना आप क्या करो, n में मल्टीप्लाई करो, आप फैक्ट को मत देखो, n में मल्टीप्लाई करो n-1। फैक्ट इसलिए खुद को कई बार कॉल लगाता रहे, कब तक, जब तक n बराबर 1 हो जाए। क्यों n बराबर 1 पर कॉल क्यों नहीं लगाएगा, जैसे ही यहाँ कर देगा इफ n बराबर 1, तो फंक्शन यहाँ से ही रिटर्न कर जाएगा, इस पर पहुंच ही नहीं पाएगा, इस वजह से ये क्या है, कॉल नहीं लगती और इनफाइनाइट लूप से बच जाता है। ठीक है, अगला एक और फंक्शन लेंगे रैक, है तो इसको क्या करते हैं, एक और नई फाइल बनाते हैं। अब हम 5 डिजिट सम के लिए कोड लिखने वाले हैं रिकर्जन का। कैसे होगा, सबसे पहले हमें पता है अपनी मेन फाइल को इंक्लूड करना होगा, मतलब हेडर फाइल इंक्लूड डॉट, ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन रिटर्न करेगा हमारा 0, रिटर्न करेगा 0 जो ये बताएगा कि हाँ कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमें क्या है कंपाइलर को बताना होगा कि इंट आर सम नाम का एक हम फंक्शन बना रहे हैं, इसके अंदर हम पास करेंगे कि इंटीजर पैरामीटर। अगर हम लॉजिक पर आए तो आर सम नाम का ये हमें डिफाइन करना होगा, इंट एन नाम का एक पैरामीटर हम इसके अंदर पास करेंगे। इस कंडीशन लिखने से पहले हम कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एक हम करेंगे इंट एस जो कि बताएगा हमारा सम, एक करेंगे इंट आर जो कि बताएगा हमारा एक रिमाइंडर स्टोर करेगा। अब सम और रिमाइंडर का क्या काम है वो अभी देखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अपनी बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इफ n इज नॉट इक्वल टू 0, अगर n हमारा नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, अगर n 0 के बराबर नहीं है, तो आप क्या करो, तो आप r के अंदर क्या करो, जो भी हमारा नंबर है n मोड्यूलो 10, यानी n को 10 से क्या कर दो मोड्यूलो ऑपरेटर। मोड्यूलो ऑपरेटर क्या देगा, हमारा रिमाइंडर, इसके अंदर क्या है, रिमाइंडर स्टोर हो जाएगा। यानी अगर 2 वैल्यूज हैं हमारे पास 25, तो अगर हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी रिमाइंडर के तौर पर 5, तो 5 किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, हमारी r के अंदर। ठीक है, अब 5 के अंदर स्टोर हो जाएगी, हम चाहते हैं उसको किसके अंदर डिवाइड कर, मतलब सम कर दो, रिमाइंडर के अंदर सम क्या करनी है अपनी, हम लगाएंगे फिर से कॉल अपने आर सम को, और उसमें क्या करेंगे, n को हम डिवाइड करवाएंगे 10 से। फिर क्या होगा, मान लीजिए अब 25 हो गया, अब वैल्यू क्या बची हमारी 20, तो अगर हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू क्या, 2। 2 किस में ऐड होगी हमारी, जो 5 बचेगा उसके अंदर, यानी तो आंसर आएगा 7। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, ठीक है, एल्स और कंडीशन के अंदर आप क्या करो, आप रिटर्न करा दो 0। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने 0 कर दिया तो वो क्या करेगा भाई, नॉट इक्वल टू 0 है तो रन होगा, वरना क्या करेगा 0 रिटर्न कर देगा। और जब ये सारी कैलकुलेशन हो जाए तो हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, तो रिटर्न क्या करेगा s, यानी जो हमारा सम है। बाद मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, एक नम नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इसी के साथ ही नम सम, ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए यहाँ पर, इंट नम सम। उसके बाद इंट m n, देन प्रिंट f, हम लेंगे नंबर, कर दी नंबर। नंबर लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो उसके लिए स्कैनफ आएगा इस्तेमाल। और कौन कैसी वैल्यू लेनी चाहिए चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने बेसिकली परसेंटेज डी, यानी एक इंटीजर टाइप वैल्यू परसेंटेज डी। और जो वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर होगी, एंड नम के अंदर। एंड बताएगा एड्रेस पर, मतलब इसके अंदर एड्रेस पास होते हैं, डायरेक्ट हमारे जो है वेरिएबल वो पास नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सम के अंदर हम अपना बेसिकली जो है स्टोर कराएंगे फंक्शन आर सम, उसके अंदर वेरिएबल क्या पास करेंगे, हम नम नाम का वेरिएबल जो है हमारा पास होगा, नम नाम का पास होगा। और जो हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ,
प्रिंट एफ बेसिकली जो हम परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू होगी, परसेंटेज डी के अंदर हम क्या प्रिंट करा रहे होंगे अपना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है कुछ करेक्शंस कर लेते हैं। अपन करवाने वाले हैं अपनी फाइल को, टर्मिनल के अंदर हम जाएंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, हमें क्या है बेसिकली अपनी rec2.ca इसका नाम लिखना है ./rec2.exe, एंटर द नंबर हम प्रिंट करते हैं 25, तो आ गया आंसर क्या 7। हम दोबारा से इसको ./rec.exe रन करेंगे, सॉरी हिट हो जाते हैं यहाँ से, तो कर लेते हैं हम अपना क्लियर ./rec2.exe करके एंटर द नंबर 2589, कुछ भी लिख दीजिए आप, 7 आ गया इसका 28। अगर आप सब करो 5 to 7, 7 7 14, 14 6 28, 28, तो इसी तरीके से हमारा रिकर्जन क्या है वर्क करते हैं। इसकी वर्किंग मैंने आपको समझा दी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है किसके ऊपर, पॉइंटर्स के ऊपर।